एजुकेशन विलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों इतिहास, यानी कि हिस्ट्री का आज हमने टॉपिक उठाया है दोस्तों। और हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके लगभग एग्ज़ाम में आप पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। जिस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमारा टारगेट जो है दिल्ली पुलिस को लेकर के है। दिल्ली पुलिस तक हमें पूरी जीएस अपनी कंप्लीट करा देनी है। जब तक कि उसका एग्ज़ाम आए, 27 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तब तक मैं अपनी जीएस की पूरी क्लास कंप्लीट कर चुका हूँगा। और गारंटी देता हूँ दोस्तों कि जीएस में आपको पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी जितना पढ़ाऊँगा अच्छा पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमने क्वेश्चन ले लिया है कि भाई इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब आता है सबसे पहले दोस्तों, हर बुक में किसी बुक से आप तैयारी कर लेना। मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो देखना और आप किसी बुक से तैयारी कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपका टॉपिक उठाया है दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा होता है दोस्तों? वह काल जिसकी कोई लिखित सामग्री ना हो। वह काल जिसकी कोई लिखित सामग्री ना हो। कौन सा काल होता है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल? वह काल जिसका कोई लिखित सामग्री ना हो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय होता है दोस्तों कौन सा है? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। कितना समय है दोस्तों पुरापाषाण काल का? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल का दोस्तों 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक आपका समय होता है। ऐसे ही नवपाषाण काल का जो समय है दोस्तों वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका समय होता है। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है दोस्तों जिसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो या जिसमें जीवन जो है अपेक्षाकृत संभव ना हो, उस काल को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय जो है दोस्तों 8000 ईसा पूर्व तक का है। कहाँ से? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। और मध्यपाषाण काल का जो समय दोस्तों 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का जो समय है दोस्तों वो आपका 4000 ईस्वी पूर्व तक, 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? बिल्कुल आ गया है दोस्तों। अब मैंने थोड़ा इस तरीके से ले लिया है दोस्तों कि जो हमारा पुरापाषाण काल है इसमें किस किस की खोज हुई। दोस्तों सबसे पहले पुरापाषाण काल में हमारे आग की खोज, जो हमारा आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? भाई आग का आविष्कार निम्न में से कौन से काल में हुआ था? आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपको एक टिक लगाना है, एक को करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आग की खोज कौन से काल में हुई? पुरापाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, पत्थर के औजार की खोज जो हुई थी वो कौन से काल में हुई दोस्तों? पुरापाषाण काल में। और जीवन का आधार जो है पुरापाषाण काल में क्या था दोस्तों? शिकार करना, यानी कि ये अपना जीवन किससे चलाते थे? शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कैसे सीखा? सबसे पहले इन्होंने दोस्तों आग जलानी सीखी, यानी कि आग जलानी सीखी। उसके बाद इन्होंने अपने औजार बनाने सीखे। किससे सीखे औजार बनाने? पत्थर से अपने औजार बनाते थे और उन्हीं औजारों से ही अपने शिकार करके अपना भोजन यानी कि अपना जीवन व्यापन करते थे। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद आता है आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में दोस्तों आखेट के क्षेत्र का परिष्कार हुआ था। केवल आखेट के क्षेत्र का परिष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल का दोस्तों बहुत अधिक क्वेश्चन
आपको नवपाषाण काल से मिलते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि नवपाषाण काल में पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। घर बनाने की प्रवृत्ति जो शुरू हुई थी, यानी कि घर बनाना कब सीखे थे, ये भी आपको नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि करना भी ये नवपाषाण काल में ही सीखे थे दोस्तों। ठीक है, कृषि करना भी ये नवपाषाण काल में ही सीखे हैं। इन्हीं चीज़ों से, यानी कि इन्हीं तीनों कालों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था। सभी को पता होगा दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू पशु कुत्ते को बनाया था दोस्तों। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था दोस्तों। कौन से धातु का? तांबे धातु का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य ने सबसे पहले औजार बनाने कौन से काल में सीखे थे। औजार बनाने यानी कि पत्थर से बनाना औजार पुरापाषाण काल में सीखा था। ठीक है, और मनुष्य का दोस्तों सबसे पहला जो औजार था वो कौन सा है? सबसे पहला औजार जो था दोस्तों वो कौन सा था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले कुल्हाड़ी इनका औजार थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? कृषि का प्रथम उदाहरण मेरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेरगढ़ से प्राप्त हुआ, मेरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? भारत जो वर्ष शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिला भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख? दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख से आपको मिला। ठीक है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल थी, कौन सी थी दोस्तों? गेहूं। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल बोई थी दोस्तों? गेहूं बोए थे, यानी कि गेहूं। उसके बाद लोहे का प्रयोग दोस्तों कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। किसने बताए? ये दोस्तों हमें बताया था रोमिला थापर ने। रोमिला थापर के अनुसार, यानी रोमिला थापर ने बताया था कि लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व से हुआ था। ठीक है, आए दोस्तों समझ में? अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, यानी कि वेदों की तरफ चलते हैं थोड़े से दोस्तों। अब आते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वेद। इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका जो अर्थ है वो कौन सा है? वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, और वेद का जो अर्थ है दोस्तों उसे कहते हैं हम ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कितने तरीके के हैं दोस्तों? वेद हैं हमारे 4 तरीके के। कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 4 वेद हैं आपके दोस्तों। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे, जो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में। दोस्तों ये आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि जब भी आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा तब तक हम अपनी जीएस की सारी क्लास ख़त्म कर चुके होंगे और बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी हमारी दोस्तों। ठीक है, लेकिन मन लगा के पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने ठा लिया है अब अपना टॉपिक ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या हुआ था दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यह जो है सबसे प्राचीन वेद था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। कितने मंडल दोस्तों? 10 मंडल हैं इसमें आपकी 1028 सूक्ति हैं। कितनी सूक्ति हैं दोस्तों? 1028 सूक्ति मिली है इसमें आपको। 1028 सूक्ति हैं। ठीक है, और रचनाएं कितनी की गई दोस्तों ऋग्वेद में? ऋग्वेद में दोस्तों
10,462 रचनाएं की गई थी दोस्तों। कितनी रचनाएं? 10,462 रचना। 10,462 रचना। यानी कि दोस्तों ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। एक तो ऋग्वेद, एक तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और दूसरा दोस्तों इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10,462 रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है। ऋग्वेद के दोस्तों 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद की दोस्तों? 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद में। कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 5 शाखाएं हैं। दोस्तों कोई नोट करना चाह रहा है तो वो नोट कर सकता है वीडियो को रोक करके। मैं थोड़े स्पीड से चलूँगा क्योंकि दोस्तों अभी जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, वेट करेंगे तो। ठीक है। इसमें कितनी शाखाएं होती हैं दोस्तों? 5 शाखाएं हैं इसमें। ठीक है। आप 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल में से दोस्तों कुछ हमारे मंडल हैं जो प्रमुख हैं। जैसे दोस्तों आपका 9वां मंडल, 9वें मंडल के बारे में पढ़ते हैं कि 9वें मंडल में दोस्तों आपके देवता सोम का उल्लेख हुआ है। किसका? देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या है दोस्तों? देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, देवता सोम का उल्लेख आपको कौन से मंडल से प्राप्त होता है? 9वें मंडल से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है। जो आपका तीसरा मंडल है दोस्तों, तीसरे मंडल में क्या हुआ था दोस्तों? तीसरे मंडल से आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र की रचना तीसरे मंडल में दोस्तों आपको गायत्री मंत्र मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की थी। 7वें मंडल में दोस्तों राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, उसका वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में क्या हुआ था दोस्तों? 7वें मंडल में हुआ था राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन आपको 7वें मंडल से मिलता है। यह युद्ध दोस्तों पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था दोस्तों? पुरुषनी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया दोस्तों? पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। इसमें जीता किसने था इस युद्ध को? इसे राजा सुदास ने जीता था। राजा सुदास इसमें विजय हुए थे दोस्तों। आया समझ में? अब चलते हैं दोस्तों यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यजुर्वेद वह वेद है जो गद पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद दोस्तों ये गद और पद दोनों में मिलता है। कौन कौन सा? गद प्लस पद। यजुर्वेद दोस्तों आपको गद और पद दोनों में मिलेगा। ठीक है। यानी कि इसकी रचना जो है गद और पद दोनों में हुई थी। ठीक है। इसके दोस्तों 2 भाग हैं। कितने भाग है दोस्तों? 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग है इसके? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कितने भाग है दोस्तों इसके? 2 भाग है। कौन कौन से भाग है? कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों यही ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि इसमें कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, ऑप्शन दे देगा। और वह कौन सा वेद है जो गद पद दोनों में मिलता है? यजुर्वेद है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सामवेद क्या होता है, क्या क्या है? सामवेद दोस्तों वह वेद है जिससे संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद दोस्तों वह वेद है जिससे आपको संगीत की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? संगीत की जानकारी कहाँ से मिलती है? संगीत की जानकारी आपको दोस्तों सामवेद से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। ठीक है दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है दोस्तों? सामवेद।
आया समझ में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद होता है? भारतीय संगीत का वेद है दोस्तों सामवेद। ठीक है, सामवेद में दोस्तों कितनी रचनाएं हैं? सामवेद में दोस्तों रचनाएं जो है 1549 रचनाएं हैं। इसमें 1549 रचनाएं हैं, 1549 रचनाएं जिसमें इसमें कितनी रचनाएं हैं दोस्तों? 1549 रचनाएं हैं, जिसमें दोस्तों 78 केवल 78 रचनाएं जो हैं, 78 रचनाएं वो नई रचनाएं थी, नई। बाकी सारी ऋग्वेद से उठाई गई रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो शेष रचनाएं हैं वो सारी कहाँ से ली गई थी दोस्तों? ऋग्वेद से ली गई थी। आज समझो दोस्तों, ऋग्वेद से ली गई बाकी रचनाएं। नई रचनाएं कौन सी थी? केवल 78 रचनाएं नहीं थी। ठीक है दोस्तों, सामवेद में आया समझ में। सामवेद दोस्तों वह वेद है जिससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। इसमें 1549 रचनाएं, जिसमें से 78 नहीं है, बाकी सारी शेष कहाँ से ली गई? ऋग्वेद से दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आज केवल मैं अर्थवेद तक आपको पढ़ाऊंगा, बाकी दूसरी वीडियो में मिलेगा बैक टू बैक। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, इस वजह से आपको छोटी छोटी वीडियो दूंगा। इसके बाद मैं आपको वेदांगों के बारे में पढ़ाऊंगा, पुराणों के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक, अर्थवेद के बारे में पढ़ लेते। अर्थवेद कौन सा होता है दोस्तों? अर्थवेद जो होता है, अर्थवेद दोस्तों सबसे आधुनिक वेद यानी कि सबसे नया जो वेद है, नया वेद मान लो, आधुनिक या नया एक ही बात है। नया वेद जो है कौन सा वेद है? सबसे नया आधुनिक वेद जो होता है वो होता है हमारा अर्थवेद। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अर्थवेद लिख दिया है मैंने। इसे आप अर्थवेद ऐसे भी लिख सकते, अर्थवेद, अर्थवेद ऐसे भी। ये भी गलत नहीं दोस्तों और ये भी गलत नहीं है। अर्थवेद या अर्थवेद दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, इस वेद में दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ मिली दोस्तों? इस वेद में थोड़ी सी दोस्तों आपको सबसे अलग हटके चीज़ मिली। आप अलग हटके चीज़ मिली, जैसे इसमें दोस्तों जादू टोने के बारे में पता लगा। किसके बारे में? जादू टोना होने लगा। जादू टोना इसी वेद में होने लगा। ठीक है, तंत्र मंत्र जब होने लगे, भाई जादू टोना भी तो तंत्र मंत्र से होगा, जब तंत्र मंत्र आएंगे तभी तो जादू टोना होगा। प्रेम विवाह के बारे में इसी में बात हुई, प्रेम और विवाह के बारे में भी इसी वेद में बात होने लगी। यानी कि हमें जादू टोना कहाँ से मिला? अर्थवेद से। तंत्र मंत्र की शिक्षा अर्थवेद से, प्रेम विवाह के बारे में अर्थवेद से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अर्थवेद की दोस्तों 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं अर्थवेद की? 2। और ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी दोस्तों? 5। इसकी जो 2 शाखाएं हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? पिप्लाद, पिप्लाद और सोनाक। पिप्लाद शाखा है दोस्तों और एक सोनाक। पिप्लाद और सोनाक इसकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अर्थवेद को आधुनिक वेद कहते हैं या ब्रह्मवेद भी कह देते हैं। सब एक दोस्तों ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद भी कह देते हैं इसे दोस्तों, ब्रह्मवेद भी इसे ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अर्थवेद सबसे नया जो वेद है, आधुनिक वेद कौन सा है? अर्थवेद है। और सबसे प्राचीन जो वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिली? जादू टोने के बारे में पता लगा, तंत्र मंत्र के बारे में, प्रेम और विवाह के बारे में पता। इसकी दोस्तों 2 शाखाएं थी, पिप्लाद और सोनक। 2 शाखाएं थी दोस्तों इसकी, पिप्लाद और सोनक दोस्तों। इसे दोस्तों ब्रह्मवेद भी या ब्रह्मवेद भी हम इसे ही कहते हैं दोस्तों। इसी वेद में हमें पता लगा कि भाई सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सभा प्लस समिति। समिति, सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी दोस्तों? प्रजापति की। प्रजापति की मान लो ये 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी? सभा और समिति। आए समझो दोस्तों। अब मैं आपको वेदांगों और पुराणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ठीक है दोस्तों, आपके वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या है दोस्तों 6।
6 वेदांग होते हैं हमारे दोस्तों। कौन कौन से वेदांग हैं? 6 वेदांग है। कौन कौन से वेदांग है दोस्तों? हमारे वेदांग है शिक्षा, पहला वेदांग शिक्षा। दूसरा वेदांग कौन सा है दोस्तों? ज्योतिषी। तीसरा वेदांग कौन सा है दोस्तों? व्याकरण। चौथा वेदांग कौन सा है दोस्तों? कल्प। पांचवा वेदांग मान लो दोस्तों निरुक्त। और छठा वेदांग जो है छंद। ठीक है दोस्तों, आपके कितने वेदांग हो गए? 6 वेदांग है। कितने वेदांग कितने हैं दोस्तों? 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, 6 वेदांगों के। प्राणों की संख्या कितने है दोस्तों? प्राणों की संख्या है दोस्तों 18। प्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? प्राण है हमारे कितने? 18 प्राण है दोस्तों। ठीक है, और प्राणों के रचयिता कौन से हैं दोस्तों? रचना किसने की थी प्राणों की? लोमहर्ष ने रचना की थी प्राणों की दोस्तों। और सबसे प्राचीन प्राण कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा प्राण है दोस्तों? मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन प्राण है दोस्तों, मत्स्य प्राण। आया समझ में? नहीं आया दोस्तों? मत्स्य प्राण जो है आपका सबसे प्राचीन प्राण है। आया समझ में? नहीं आया? अब आते हैं इसके बाद दोस्तों उपनिषद कितने होते हैं दोस्तों? आपके 108 उपनिषद होते हैं। 108 उपनिषद होते हैं दोस्तों। और आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।